हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसने पूरी की पूरी दुनिया को चेंज किया, जिसने भारत की स्थिति को चेंज किया और हमें एक विश्व पटल के एक ऐसे स्थान पर ला खड़ा कर दिया जहां पे हमारी इज्जत और बढ़ गई। इसके पीछे कितना स्ट्रगल रहा, कैसे कैसे इसका स्थापन हुआ, किसने इसके बारे में इतना काम किया, वो सारी आज हम इसकी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहें और कुछ आप अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे किसके बारे में, इसरो के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी हमारी क्या होने वाली है इसरो के बारे में। तो इसरो क्या है? इसरो स्टैंड फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, हमारा टॉपिक आज का चेंजिंग द वर्ल्ड। तो इसके बारे में बात करेंगे। आज आप जो ये फोटो देख रहे हैं ना, ये फोटो किसके बारे में, ये फोटो किसके लिए, ये फोटो है क्या, आप आशा लगा सकते हैं ये क्या है। साइकिल से दो लोग जा रहे हैं। अब इन दो लोगों में एक है विक्रम साराभाई और एक है एपीजे अब्दुल कलाम। ये जो आपका ये रॉकेट है, ये पहला रॉकेट जिन्होंने लॉन्च किया था वो एक केरल में ये लॉन्च हुआ था ये। और आप देख सकते हैं कि ये जो है साइकिल से लेके जा रहे हैं। यानी कि उस समय भारत में ऐसी स्थिति थी कि हम एक कार या फिर एक कोई बड़ी गाड़ी हम हायर नहीं कर सकते थे, साइकिल के माध्यम से इसको लिया रहा है। कि आप ये सकते हैं कितना स्ट्रगल इसके पीछे रहा है कि रॉकेट को एक साइकिल पर लाद कर लिया जा रहा है कि भारत सरकार के पास इतना भी फंड नहीं था। और इसी फंड की कमी की वजह से भी हमने क्या किया, ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए इसरो ने, जो कि विश्व देखता रह गया कि इतने कम एक्सपेंस में, इतने कम इन्वेस्टमेंट में कितना अच्छा काम कर रहे हैं इसरो वाले। ठीक है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं बुलेट कार्ट पे साइकिल से रॉकेट जा रहा है और बुलेट कार्ट पे ये पूरे लॉन्चिंग पैड्स वगैरह आ रहे हैं जिससे पूरा सेटअप किया जाना है। ठीक है, तो बात करते हैं आज उसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज इसरो। तो इसरो क्या है? इसरो स्टैंड फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन। ठीक है, और जो क्या है, एक स्पेस एजेंसी है भारत के लिए, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत काम करती है। भारत सरकार की जो सैटेलाइट होती है वो लॉन्च करती है और जो विश्व के अलग अलग देशों से सैटेलाइट्स हैं उनको भी लॉन्च करते हैं। कि अब क्या कर रहे हैं, ये केवल इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे हैं, आप क्या इनका कमाई भी कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं क्या, डीओएस एक हमारे पास क्या एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, उसके अंतर्गत काम करती है। उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? बेंगलुरु में है। अगर हम बात करें इसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, कब फॉर्म हुआ ये, तो ये फॉर्म हुआ था कब? 15 अगस्त 1969 को, यानी कि आज से लगभग 53 साल पहले। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वो बेंगलोर यानी कि इंडिया है। और मोटो की बात करें तो मोटो जो इसका आता है, यानी कि जो जब भारत में क्या आती है, भारत की बात आती है कि भारत में कैसी चीजें हो रही हैं, तो वो क्या है, उसका मोटो रहता है क्या? स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी कि मानव जात की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। यानी कि जो हमारा इसरो है वो ह्यूमन नेचर यानी ह्यूमन सर्विस के लिए क्या है, ह्यूमन काइंड के लिए क्या है, डेडिकेटेड है। और हम बात करें इसके एम्प्लॉयज की तो 2022 के डेटा के अनुसार इसमें 16,786 डेटा है। अब हो सकता है कि आज कुछ और लोग एम्प्लॉय रिक्रूट हुए हैं या कुछ रिटायर हुए हों, तो ऐसे केस में कुछ भी नहीं कहता। ये क्या है, एक डेटा है जो आपके हमने अनुमान लगा के लगाया। ठीक है, और अगर एनुअल बजट की बात करें तो इसका जो एनुअल बजट है वो लगभग 13,700 करोड़ रुपए, यानी कि आप सोच रहे हैं कि 13,700 करोड़ रुपए एक स्पेस एजेंसी के लिए बहुत ही कम राशि होती है। अगर नासा की हम बात करेंगे तो नासा का इसके लगभग 100 गुना ज्यादा इसका क्या एस्टिमेट है। अब ये देखो, ये बढ़ाया गया कितना, 1,058 करोड़ इसको लास्ट ईयर से बढ़ाया गया। 2021 में जो डेटा था वो लगभग 12,642 करोड़ रुपए था, जिसको 1,058 करोड़ बढ़ा करके इसको 13,700 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसके फाउंडर की बात करें तो फाउंडर में आपको पता होगा विक्रम साराभाई, लेकिन इसमें एक और नाम आता है कलपति रामकृष्ण रामनाथन का। इनकी स्टोरी आप जरूर पढ़िएगा, कहीं कहीं आपको मिल जाएगी स्टोरी, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। इनकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन्होंने क्या किया, बहुत अपना पूरा जीवन, इन लोगों ने पूरा जीवन अपना इसरो को दे दिया, इसके फॉर्मेशन को दे दिया। यानी कि अगर हम बात करें मेन तो विक्रम साराभाई थे, लेकिन जो बैकबोन का था, रीढ़ की हड्डी कौन थे? कलपति राधाकृष्णन, इसलिए मैंने इनका नाम यहाँ पे रख दिया है। अगर हम बात करें प्रेजेंट चेयरमैन की तो प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ है, इसके पहले के सिवन थे। अगर प्रेसिडिंग एजेंसी बात किया तो इंडियन नेशनल कमेटी और इनको स्पार बोलते हैं, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इसको इनको स्पार कहा गया था। अभी कैसे एक संगठन हुआ इसका हम देखते हैं बारे में। अब ये देख रहे हैं आप, ये आपका जो लॉन्चिंग है, उस टाइम लॉन्चिंग हो रही थी, पहली लॉन्चिंग इसकी जो हुई थी उसके बारे में उसका ये फोटो है। अगर हम बात करते हैं इसके बाद की इंडिया लॉन्च, इसका पहला रॉकेट लॉन्च हुआ था वो 1963, यानी कि जो फोटो आप देख रहे हैं ये 1963 की फोटो है जब ये लॉन्च किया गया था पहली बार। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, आगे जो जगह चाहती है कि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, जहां पे ये फिशिंग विलेज ऑफ थुम्बा में, यानी थुम्बा एक जगह है केरला में, वहां से ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का भी नाम दिया गया इसको। वहां से ये पहली बार लॉन्च हुआ था, जहां के एपीजे अब्दुल कलाम रहने वाले, वहीं आसपास किसी गांव से, थुम्बा नाम का एक गांव था, वहीं से इसको लॉन्च किया गया था। अब इसका नाम चेंज हो गया। अब देखो, ये रॉकेट था, ये रॉकेट के हिसाब से था, ये एक साउंडिंग रॉकेट था जो कि प्रूव करना था किसको? अपर एटमॉस्फेयर के। उस समय ये सोच थी, विचारधारा थी हमारी की, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जो होते थे ना, ऋषि मुनियों ने हमारे हमेशा
ये सोच रहा है कि भाई आदमी मरने के बाद कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर ऊपर क्या है, यानी कि अब ये साइंस जब आया ना तो साइंस ने बहुत ही बेसिक स्टार्ट किया। अभी हम देखते हैं क्या कि हमारे जो ऋषि मुनि जो पहले कर चुके हैं वो चीज अब प्रूफ हो रही है। देखो हमें कोई चीज, हम कोई कैसी कहते हैं तो उसका प्रूफ होना चाहिए हमारे पास। सेम मैं कहता हूं कि अगर आप कोई चीज बात कहते हो, जैसे कुछ बच्चे एसएसबी देने आते हैं तो उनके पास कोई भी चीज आप कहते हो तो उसका आपके पास लॉजिकल डेफिनेशन होना चाहिए, यानी कि आपके पास कोई लॉजिक होना चाहिए उसको प्रूव करने के लिए। विदाउट प्रूफ वो क्या है, वेस्ट है। अगर हम बात करें रामानुजम की, तो रामानुजम की दो किताबें आप सुनेंगे ना, आप मूवी अगर देखेंगे द मैन हू नोज इन्फिनिटी, द मैन हू नोज इन्फिनिटी, और भारत में भी ये मूवी बन चुकी है, तो आप अगर देखेंगे उसके बारे में तो उन्होंने कई सारे प्रॉब्लम बनाई, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स उनके पास थी जिनका वो प्रूफ नहीं दे पाए। प्रूफ देने के पहले उनकी तबीयत खराब हो गई और उनका देहावसान हो गया, वो स्वर्ग लोक को चले गए, ठीक है। लेकिन अगर उसका वो प्रूफ कर देते तो वो आज हम उसको पढ़ रहे होते, लेकिन उसका प्रूफ नहीं, इसलिए क्या उसको मानते हैं कि वो हमारे पास, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए हर एक जो प्रॉब्लम होती है उसका हमारे पास प्रूफ चाहिए। सेम सीन हुआ था क्या कि हम चाहते हैं कि जो अपर एटमॉस्फेयर है, अपर एटमॉस्फेयर है उसके बारे में हम जाने, फिर हम अंतरिक्ष के बारे में जाने। पहले जब आप अंतरिक्ष में आपको जाना है तो आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना, सीजन में पहुंच जाओगे वहां पे। वही ना, वही बात हुई कि खुद ही कर बोले इतना चढ़ा हो जैसे तैसे, है ना, खुदा ने बंदे से खुद पूछा अबे अब उतरेगा कैसे, तो वहां पर नहीं जाना, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और आपको उतरने के लिए भी सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि जो कब ये लॉन्च हुआ था, तो ये नवंबर 21 1963 को लॉन्च हुआ था। और रॉकेट जो लॉन्च हुआ था वो एमिनेंट साइंटिस्ट लाइक होमी जहांगीर भाभा, यानी कि आप देखोगे ना एक मूवी आई अभी, एक वेब सीरीज आई रॉकेटरी, उसमें आप बहुत डिटेल ले सकते हो कि आप उसको जरूर देखना करके एक बार। होमी जहांगीर भाभा के देखरेख में हुआ था। उसके पहले आपको बता दें बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर उसके पहले एस्टैब्लिश हो चुका था। और यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम जो कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं और बहुत ही महान शख्सियत भी हैं, वो भी इस टीम के, इसके पार्ट की टीम थे, आपको दिखाया मैंने फोटो में। अब अगर बात करते हैं इसरो का जो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट हमारा सैटेलाइट था वो क्या था, आर्यभट्टा, जिसको हम 1975 में लॉन्च किया था हमने। और कहां से लॉन्च किया था इसको, सोवियत यूनियन से लॉन्च किया था हमने। अगर हम फील्ड रिसर्च की बात करें तो ये किस फील्ड में रिसर्च करता है, इसके फील्ड रिसर्च में एस्ट्रोनॉमी आती है, एस्ट्रोफिजिक्स आता है, प्लैनेटरी एंड अर्थ साइंस आता है, और एटमॉस्फेरिक साइंस आता है, एंड द थियोरेटिकल फिजिक्स, यानी कि सबके बारे में जो भी आपका एस्ट्रोनॉमी से हो सकता है, जो भी ज्योतिष विज्ञान में हम पढ़ते हैं, या फिर जो स्पेस में जो भी चीजें हैं, नक्षत्र वगैरह, या फिर हमारा सोलर सिस्टम है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, मंगल ग्रह, चंद्रमा, सबके बारे में जो जानकारी इकट्ठी करता है वो इंडिया में, अगर हम कोई नेशनल एजेंसी है तो वो क्या है, वो इसरो है। और आप जानना चाहे तो स्पेसएक्स भी है, एक प्राइवेट एजेंसी स्पेसएक्स, जिसको चलाते हैं कौन, एलॉन मस्क, इसके फाउंडर हैं, ठीक है। अब ये हमारा आर्यभट्टा क्या सैटेलाइट है जो कि ऊपर जाकर के ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा बंद है, ये पूरा खुल जाएगा, पूरा पहुंचने के बाद क्या होता है, खुल जाता है ये, और फिर इसमें से प्रोब वगैरह निकलते हैं जो कि इसका बात करते हैं। अगर हम पहले बात करें फर्स्ट मैन्ड सैटेलाइट, तो जो फर्स्ट मैन्ड रॉकेट का लॉन्च हुआ था वो 1984 में हुआ था। और यहाँ पे राकेश शर्मा को आप देख सकते हैं, जो राकेश शर्मा थे हमारे, वो भी इसमें थे, इंडियन एयरफोर्स के मेंबर थे। अब ये क्या है, जो फर्स्ट इंडो सोवियत मैन्ड स्पेस मिशन था 1984 में भेजा गया था। और राकेश शर्मा क्या है, पहले ऐसे भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि रॉकेट में जहां पे गए थे। अब आप मुझे बता दें कि दूसरा आदमी कौन था, दूसरा आदमी कौन था जो स्पेस में पहुंचा था, ठीक है, दूसरा आदमी, पहला आदमी नहीं, आप तो याद ही होगा पहला आदमी, दूसरा आदमी कौन था जो स्पेस में पहुंचा था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम बात करें इसके बाद कि जो लूनर मिशन है, इसके जो लूनर कुछ मिशन की बात करें, क्यों इसरो क्यों भाई फेमस है, इसरो के जो मिशन हैं वो उसमें क्या है, चंद्रयान 1 जो सबसे पहले, हम देखो सारे मिशन को नहीं ले सकते हैं तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट मिशन लिया है जिसकी वजह से इसरो लाइमलाइट में है, क्योंकि उसके पहले तो शायद कोई जानता भी नहीं था कि हमारे यहाँ कोई स्पेस एजेंसी भी है। तो जब आप बात करोगे लूनर मिशन की तो पहला आया था चंद्रयान 1, जिसकी वजह से फेमस हुआ था। जो लॉन्चिंग हुई थी वो कब हुई थी, 22 अक्टूबर 2008 को ये गया था, लेकिन और ये वापस आ गया था 28 अगस्त 2009 को, यानी कि लगभग एक साल बाद ये वापस आ गया था। और फिर बात करते हैं चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग, आप देख सकते हो चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हो रही है यहाँ से, ये 22 जुलाई 2019 हो गया था, लेकिन क्या हुआ था, उसमें कुछ क्रैश आ गए थे, कुछ उसमें फेलियर आ गया था, टेक्निकल फेलियर, जिसकी वजह से वो वापस नहीं आ पाया था और वहीं पे कंट्रोल खोने की वजह से वहीं पर ये भी खो गया था। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, इंटरप्लैनेटरी मिशन, यानी कि दूसरे ग्रहों पे जो मिशन होते हैं, दूसरे ग्रहों के लिए, जैसे हम मंगल ग्रह की बात कर लें तो उसे कहते हैं क्या है, हम इंटरप्लैनेटरी मिशन। यानी कि अभी देखोगे कोई सैटेलाइट ऐसा है जो भेजा जा रहा है कहां पे, जो बृहस्पति भेजा रहा है, शुक्र भेजा जा रहा है, शनि भेजा जा रहा है, तो उसको हम इंटरप्लैनेटरी मिशन बोलते हैं। अब अगर बात करें पहला MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन जो हुआ था वो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था और सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ था क्या, 2 अक्टूबर 2022 को। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जैसे पहली चीज किसको MOM बोला गया, क्या मार्स ऑर्बिटर मिशन बोला गया। सेकंड जी बात करें अगर हम कि स्पेसक्राफ्ट था जो कि क्या था, जो कि मार्स के जो ऑर्बिट है उसके बारे में रिसर्च करने गया था। और कब गया था, ये 24 सितंबर 2014 को। अब ये लॉन्च किया था कब, 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा। और इंडिया का
पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था। ये पहली बार हमारा भारत से कोई एक सैटेलाइट है जो इन दूसरे ग्रह पर जा रहा था, और वहां पे अब ये पहली विश्व की चौथा ऐसा देश था जो अंतरिक्ष में पहुंच रहा था, किसी एक दूसरे ग्रह पर पहुंच रहा था। किसके बाद, यानी कि आप जान सकते हैं कि रसिया गया था, अमेरिका गया था, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के लोग वहां पे पहुंच चुके थे, लेकिन चौथा ऐसा देश था। लेकिन इंडिया ने रिकॉर्ड कैसे बनाया? इंडिया ने रिकॉर्ड ऐसे बनाया कि भाई हमारे पास लागत क्या थी, बहुत ही कम थी, हमने इन्वेस्टमेंट बहुत कम दिया था, और पहली बार में सक्सेसफुल हुआ। दैट वाज द वेरी वंडरिंग थिंग कि भारत जो है इस मिशन में पहली बार में ही सक्सेसफुल हो गया था, और लगभग जो नासा से देखा जाए 100 गुना कम हमने इन्वेस्ट किया था, उसका 1/100 हमने पैसा इन्वेस्ट किया था, तब भी हमने सफलता प्राप्त कर ली थी। किसमें? इसमें। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में, तो आप देख सकते हैं क्या इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आते हैं, स्पेस कमीशन यहाँ पर है, फिर आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अब इसमें कई सारी चीजें हैं, इन स्पेस, NSIL, एंट्रिक्स, और PRL, NARL, NISAC, NESAC, IIT, ये ऑटोनॉमस बॉडी यानी कि प्राइवेट बॉडीज हैं। अब ये CPSEs हैं। आप देखोगे यार ना, इंफॉर्मेशन के लिए जो भी चीजें हैं, अगर हम बात करें सबके बारे में, NESAC क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है। फिर जो भी आपके सेंटर्स हैं उनका हमने क्या किया है, अब्रेविएशन में दे दिया, एक्रोनिम दे दिया है, लेकिन जो भी आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा वहां पे उसका देख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसका हम बात करते हैं अगर कि जो सबसे स्पेशल थिंग हुई, सबसे अच्छी चीज हुई, यानी कि जब हमारा देश का वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जा रहा था, उसमें इसरो ने क्या काम किया, तो आप देख सकते हैं हमारे सामने क्या एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ था। जब ये देखो आप ना PSLV C-37 यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं इसको, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इसने लगभग 104 सैटेलाइट्स रिकॉर्ड बनाया था कि पहली ऐसी संस्था थी जिसने 104 सैटेलाइट एक बार में भेजे थे, और ये नासा भी नहीं कर पाया था। सक्सेसफुली इन्होंने 104 सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजा था। इसमें लगभग सभी देशों, लगभग 12 से 15 देशों के क्या थे, इसमें सैटेलाइट्स थे जिसको उन्होंने यहाँ पे भेजा था। अब यहाँ पे बात करें लॉन्च कब हुआ था, 15 फरवरी 2017 को लॉन्च हुआ था, इसरो ने लॉन्च किया था। और कहां से? श्रीहरिकोटा सतीश धवन जो आपका केंद्र है वहां से इसको लॉन्च किया गया था। लगभग इसमें 104 सैटेलाइट थे। अब इसके बाद अगर बात करें कि इसके पहले जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ था वो रूस के नाम पर था। आप देखोगे आपने यहाँ पे कितना चीन आपको देखने को मिलेगा। जो रिकॉर्ड था वो रूस के नाम पे था। रूस ने नेपर रॉकेट से लगभग 2014 में एक साथ 37 सैटेलाइट 37 सैटेलाइट ओनली भेजे थे, और यहाँ पे 2013 में लॉन्च किया था। अब 1 से 29 सैटेलाइट तक एक साथ छोड़ने के अमेरिकी अंतरिक्ष नासा के रिकॉर्ड तोड़ा था। अब आप देखो ना, 2013 से अमेरिका ने बनाया, फिर रशिया ने बनाया, फिर हमने रिकॉर्ड बनाया कितना, सीधे 104, 1 गुना 2 गुना 3 गुना लगभग हमने क्या किया था, लगभग 37 या 111, लगभग 3 गुना सैटेलाइट भेज करके हमने क्या रिकॉर्ड बनाया था। और इसरो ने उसके पहले भी 2016 में रिकॉर्ड बनाया था, कितने 20 भेजे थे। लेकिन अब क्या किया था इन्होंने, पूरा का पूरा एकदम चेंज का सिनेरियो। अब आप देखेंगे ये आपका जो है ये 25 सितंबर 2022 का इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। इसमें इसका आर्टिकल किसने दिया था, इसरो चीफ ने दिया था। ये भाई क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं वर्ल्ड सीइंग इंडिया एज इंस्पिरेशनल प्लेस इन स्पेस सेक्टर, यानी कि जो हमारे साइंटिस्ट, अब हम बात करेंगे लास्ट की बाद में, तो जो हमारे साइंटिस्ट, जो हमारे रिसर्चर्स इंडिया के छोड़ करके नासा में जा रहे थे, कुछ मतलब मान लो पैसे के लिए या फिर अपने डेवलपमेंट के लिए या ग्रोथ के लिए, यानी कि वहां पे आप सक्सेसफुल दे पाएं। अगर हम स्टोरी की बात करें तो ऐसी स्टोरी हमारे पास भी थी हमारे यहाँ भारत में, कि हमारे यहाँ जो हमारे साइंटिस्ट होते थे ना, वो यहाँ पे पर्याप्त जो है रिसोर्सेज न होने की वजह से वो विदेशों में चले आते थे सीखने के लिए, कभी सीखने चले गए, कभी कुछ करने चले गए। तो ऐसी कई सारी कहानी हमारे पास है। अगर आप सुनना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वो कहानी हम आपके लिए जरूर लेकर के आएंगे, क्योंकि हमारा मोटिवेशन इसी से है कि आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते हो और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करते हो। हमारा मोटिवेशन उसी बनता है। तो हम आप ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा कहूंगा मैं, वैभव त्रिपाठी। टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।